पढ़ते हैं केमिकल काइनेटिक्स। हिंदी में केमिकल काइनेटिक्स को रासायनिक बल गतिकी के नाम से जाना जाता है। रासायनिक बल गतिकी क्या होता है? किसी भी केमिस्ट्री केमिस्ट्री या रसायन शास्त्र की या रसायन विज्ञान की वो शाखा या वो ब्रांच जहां पर रासायनिक समीकरणों की गति, रासायनिक समीकरण के वेग, उनके कंसंट्रेशन में होने वाले टाइम के साथ चेंजेस के बारे में, उनके कंसंट्रेशन और रेट चेंजेस के बारे में डिस्कस करते हैं, वो ब्रांच कहलाता है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स की कैटेगरी और इसके अंतर्गत आने वाली चीजें बहुत वास्ट है, बड़ी है। इसमें बहुत सारे मैथमेटिकल और कैलकुलेशन कॉन्सेप्ट भी हैं। क्या क्या चीजें हम पढ़ने वाले हैं उसका एक छोटा सा एस्पेक्ट बता देता हूं मैं। पहले तो हमको पढ़ना है केमिकल काइनेटिक्स में रेट ऑफ इक्वेशन पढ़ना है, रेट ऑफ इक्वेशन जो कि आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद हम ये रेट ऑफ इक्वेशन के अंतर्गत दो तीन चीजें पढ़ेंगे। अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेट इक्वेशन ऑफ रेट दर को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे। दूसरा इसके अंतर्गत पढ़ेंगे मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, ये भी हम चर्चा करेंगे। मॉलिक्यूलरिटी, इसको हिंदी में अणु संख्यता के नाम से जाना जाता है। तीसरा हम इस पे पढ़ने वाले हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये भी हम पढ़ने वाले हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। क्या होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण करने के लिए मेथड्स कौन कौन से यूज की जाती है वो पढ़ेंगे। कितने प्रकार के मेथड हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे, ये भी इसी के अंतर्गत आएगा। कैलकुलेशन इसी के अंतर्गत आएगा। ये सारी चीजें अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स में, जो मैंने अभी आपको थोड़ा देर पहले बताया था, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें अभिक्रियाओं के वेग एवं क्रिया विधि का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक बल गतिकी कहलाता है। ठीक है। द ब्रांच ऑफ केमिकल केमिस्ट्री, which branch is chemistry that is the discuss about the rate and the mechanism of that reaction, that is called to study that particular area, velocity and mechanism, that is called the केमिकल काइनेटिक्स कहा जाता है, इसे रासायनिक बल गति कहा जाता है। इसमें सबसे पहला पॉइंट जो मैंने आपको बताया, जो कि आप जो मैंने बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें रेट ऑफ इक्वेशन, अभिक्रिया की दर, वेग या गति कहा जाता है। क्या होता है अभिक्रिया की दर या वेग, या जिसे हम गति के नाम जानते हैं, कि किसी भी अभिक्रिया का दर या वेग या गति उस अभिक्रिया के अभिकारक, जिसका मतलब है रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट दोनों के कंसंट्रेशन में टाइम के साथ होने वाले चेंजेस को क्या कहा जाता है? रेट ऑफ इक्वेशन कहा जाता है। ये आपने पहले भी पढ़ा होगा। तो हम देखते हैं टाइम के साथ जब भी हम किसी रिएक्टेंट पर काम करते हैं तो आपको याद होगा टाइम के साथ धीरे धीरे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जो है वो कम होते जाता है, क्योंकि रिएक्टेंट से क्या बन रहा होता है? प्रोडक्ट बन रहा होता है, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन धीरे धीरे क्या होता है? बढ़ता है, क्योंकि प्रोडक्ट बन रहा होता है। जैसे एग्जांपल आपको पता होगा कि टाइम के साथ ए और बी का कंसंट्रेशन क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा, और धीरे धीरे सी और डी का कंसंट्रेशन क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा। तो आपको पता होगा ए और बी के कंसंट्रेशन में या सी और डी के कंसंट्रेशन में होने वाले चेंजेस के बारे में अध्ययन करते हैं, यही क्या कहलाता है? आपका रेट ऑफ इक्वेशन कहलाता है। तो अगर मैं ये कहूं कि मैं ए और बी के कंसंट्रेशन को ब्रैकेट में, जैसे ये तो मैंने रेट ऑफ इक्वेशन का बता दिया, तो आप अगर इसमें शो करना चाहें तो शो कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से कि सपोज मान लीजिए कि ए का कंसंट्रेशन आपने ब्रैकेट ए दिया, बी का कंसंट्रेशन आप ब्रैकेट में क्या देते हैं? बी देते हैं। ठीक उसी प्रकार सी कंसंट्रेशन आप क्या देंगे? सी। वैसे ही डी का कंसंट्रेशन आप क्या देंगे? डी। तो ये कंटिन्यूअसली ए और बी का कंसंट्रेशन है जो कि रिएक्टेंट है, और ये सी और डी का है। तो आपको पता है कि ये रिएक्टेंट है, तो टाइम के साथ धीरे धीरे इसका जो कंसंट्रेशन होगा वो क्या होगा? डिक्रीज होगा, और इसका कंसंट्रेशन टाइम के साथ क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो अगर जब आप रेट ऑफ इक्वेशन का फॉर्मूला लिखेंगे तो लिखेंगे रेट ऑफ इक्वेशन इज इक्वल टू डिक्रीज ऑफ reactant, concentration decrease of reactant upon del t, it means time interval। तो जब आप reactant को लेके लिखेंगे तो आप डिक्रीज लिखेंगे, और प्रोडक्ट को लेके लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे? इंक्रीज लिखेंगे। प्रोडक्ट मतलब सी और डी को लिखेंगे। तो उसी को लेकर जब आप इसका फार्मूला बनाते हैं, जिसे कह सकते हैं, जिसे रेट लॉ इक्वेशन कहते हैं, दर नियम समीकरण, तो आप लिखेंगे रेट ऑफ इक्वेशन इज इक्वल टू माइनस del A upon del T, which were the del A is equal to the changes of
decreasing of minus del A upon the decreasing concentration of the reactant, del T means टाइम इंटरवल पर, ये है क्या कहलाएगा आपका समय अंतराल कहलाएगा। ठीक वैसे बी में भी क्या लगा है, माइनस लगा है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ए में भी माइनस लगा होगा, लेकिन आप देख रहे होंगे कि सी और डी में माइनस नहीं लगा होगा, सी और डी में दोनों में क्या लगा है, प्लस लगा है। आपको समझ में आ चुका होगा मैंने प्लस क्यों लगाया है, क्योंकि आपको पता है कि उत्पाद की कंसंट्रेशन में, सांद्रता में समय के साथ धीरे धीरे क्या वृद्धि हो रही है। तो जब आप अभिक्रिया का दर पूछे तो ये उदाहरण आपको कम से कम बताना पड़े, और इस एग्जाम्पल के साथ आप बताएंगे कि ये सब चीजें आती हैं। इसमें डेल का उपयोग करते हैं। डेल का मतलब जब टाइम इंटरवल बड़ा रहेगा, समय अंतराल बड़ा रहता है, इसे सामान्य वेग ना कह के कई बार इसको एवरेज वेलोसिटी या एवरेज रेट कहा जाता है, औसत वेग कहा जाता है। लेकिन जब आपको पता चले कि टाइम इंटरवल बहुत शॉर्ट है, मतलब कुछ सेकंड में अभिक्रियाएं पूर्ण हो जाती हैं, इसे बोलते हैं इंस्टेंट रेट ऑफ इक्वेशन। इसको हिंदी में तात्कालिक दर या ताक्षणिक दर अभिक्रिया कहा जाता है। मतलब जहां पे टाइम इंटरवल का मान बहुत छोटा हो, वेरी टू स्मॉल, सो दैट इज द इंडिकेटेड डेल विच इज द रिप्लेस्ड बाय डी। तो डेल की जगह में किसका उपयोग किया जाता है, डी का उपयोग कहा जाता है, और उस समय उसे रेट ऑफ इक्वेशन न कह के क्या कहा जाता है, इंस्टेंट रेट ऑफ इक्वेशन कहा जाता है, तात्क्षणिक या तात्कालिक दर कहा जाता है। जैसे मैंने एक उदाहरण लिया होगा इसमें, हैबर प्रोसेस, हैबर प्रोसेस का एक उदाहरण है जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाते हैं, अमोनिया बनाते हैं। तो नाइट्रोजन रिएक्टेंट है, हाइड्रोजन भी रिएक्टेंट है। तो नाइट्रोजन के सामने में डेल की जगह में क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, साथ में क्या लगेगा, माइनस। उसी प्रकार इसमें हाइड्रोजन के सामने जो 3 दिख रहा है वो कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और यहाँ भी क्या लिखोगे आप, माइनस लिखोगे। इस प्रकार से इसे एक्सप्रेस करने के लिए आप ये यूज करोगे। और क्योंकि आपको पता है कि NH3 अमोनिया एक प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट के सामने में क्या लगाना है, आपको प्लस लगाना है, और 2 जो आपको दिख रहा है वो नीचे आ जाएगा। ये अमोनिया को लिखने का, अमोनिया के हैबर प्रोसेस को लिखने का एक मेथड है। ठीक वैसे ही मैंने N2O5 के लिए यूज किया है। दोनों ही जो मैंने लिखा है ये तात्कालिक दर या तात्कालिक दर का है। इसको लिखने के तरीके बड़े जटिल होते हैं। कैसे इसको लिखा जाता है, इसको मैं एक और उदाहरण के साथ इसको समझा देता हूँ। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मेरे सामने था, जो एग्जाम्पल मेरे सामने था उसमें से ये एग्जाम्पल था, कौन सा वाला, N2 प्लस H2 और क्या था, NH3, 2NH3। तो इसको लिखा कैसे जाता है आपको समझना पड़ेगा, किसमें प्लस और किसमें माइनस और क्यों लगाया जाता है। तो ये दोनों रिएक्टेंट है, ये याद रखिएगा, ये रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट के लिए यूज की जाती है डिसोसिएशन ऑफ रिएक्टेंट लिखा जाता है। तो जब भी आप लिखेंगे N2 के विघटन की दर, रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ नाइट्रोजन ऐसा लिखा जाता है, ठीक है, या डिग्रेडेशन कहा जाता है, रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ नाइट्रोजन। इट मींस ये लिखना पड़ेगा आपको DN2, केवल इतना लिखना पड़ेगा, ठीक है। अभी तो लिखोगे DN2 अपॉन DT, अभी माइनस नहीं लिखोगे। माइनस क्यों नहीं लिखना होता है, क्योंकि मैं पहले लिख दिया हूं डिग्रेडेशन, ठीक है। वैसे ही जब H2 के लिए लिखोगे तो क्या लिखोगे, डिग्रेडेशन ऑफ H2, तो उसको भी सेम ऐसे लिखोगे DH2 अपॉन डेल T, ऐसे लिखना पड़ता है, ऐसे लिखना ही है, ठीक है। जब आप इसे एक्सप्लेन करोगे बड़े रूप में, बड़े फॉर्म में इसे एक्सप्लेन करोगे, तब इसमें लिखोगे जैसे अब मैंने N2 और H2 के लिए लिख दिया, ठीक है। तो अब आप किसके लिखोगे, हाइड्रोजन अमोनिया के लिए लिखोगे। तो अमोनिया के लिए भी वैसे ही लिखना पड़ेगा जैसे आपने अभी इसके लिए लिखा है, सेम वैसे ही आपको इसे लिखना पड़ेगा। अमोनिया के लिए कैसे लिखोगे, अमोनिया के लिए लिखेंगे अमोनिया के प्रोडक्शन की दर, अमोनिया के उत्पादन की दर, उसमें डिग्रेडेशन लिखा था, इसमें लिखना पड़ेगा प्रोडक्शन। किसके प्रोडक्शन, NH3। उसमें भी आपको प्लस नहीं लगाना है, आपको याद रखना है माइनस और प्लस तब लगाएंगे जब उसे आप एक फ्लो में लिखेंगे। एक फ्लो मतलब जब मैं तीनों को, नाइट्रोजन को, हाइड्रोजन को और अमोनिया तीनों को जब एक साथ रिप्रेजेंट करूं, तभी मैं उनके लिखूं और उनके सामने प्लस लिखूं। लेकिन जब मैं डिग्रेडेशन हूं पहले से, तो माइनस लगाने की जरूरत, ठीक है। मतलब समझ में आ रहा है कि धीरे धीरे कंसंट्रेशन क्या कम हो रहा है, और प्रोडक्शन दिया मतलब कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, इसका मतलब वहां पे करने की जरूरत नहीं है, अलग से प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। तब ये क्लियर हुआ, हेलो।
यस सर। इसमें कोई किसी डाउट है? लिखने आ जाएगा आपको? यस सर। आ जाएगा, चलिए यस। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेट ऑफ इक्वेशन, ये पढ़ा हुआ है, बहुत बार पढ़ चुके हैं आप। अभिग्रह की दर को प्रभावित करने वाले कारक। अभिग्रह की दर को प्रभावित करने वाले लगभग लगभग 7 कारक हैं, और ये अब कुछ कुछ कारक तो आप बहुत अच्छे से और बहुत अच्छे से जानते हैं। तो पहले बता देते हैं, रे इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। ये तो आपको पता है कि किसी भी अभिक्रिया का दर जो है वो अपने अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करता है। रेट of equation is directly proportional to the concentration of reactant. It means the continuously increasing of the concentration of reactant, that means the increasing of the rate of equation. अगर आप धीरे धीरे अभिकारक की सांद्रता बढ़ाते जाएंगे, अभिक्रिया का दर धीरे धीरे क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। याद रखिएगा, वो केवल रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, रेट ऑफ इक्वेशन प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। इसका मतलब ये कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन तो आप बढ़ा नहीं सकते। क्यों नहीं बढ़ा सकते? क्योंकि प्रोडक्ट का निर्माण आपके हाथ में नहीं है। आप केवल कंसंट्रेशन को बढ़ा सकते हैं, वो भी रिएक्टेंट का। जैसे आप कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, तेजी से प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो वो उसका कंसंट्रेशन आपके हाथ में नहीं है। आप जिनका बढ़ा सकते हैं वो है रिएक्टेंट। तो इसलिए रेट ऑफ इक्वेशन किस पे डायरेक्ट निर्भर करेगा, वो है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डायरेक्ट निर्भर करेगा। इसलिए इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन में जब आप समझाएं तो आप बताएं कि अभिक्रिया का दर जो है हमेशा अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करेगा। बढ़ाने पे बढ़ेगा, घटाने पे घटेगा, ये आपको याद रखना है। दूसरा आता है टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन। ये तो आप पढ़ चुके हैं और आगे आप पढ़ेंगे भी। आपने आर्हेनियस का समीकरण पढ़ा होगा, आगे पढ़ते हैं, आपने पिछले साल 12वीं पढ़ा होगा कि किसी भी अभिक्रिया के टेम्परेचर को 10 डिग्री बढ़ा देने से अभिक्रिया का दर 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। तो यहाँ पर भी सेम है, किसी भी अभिक्रिया का दर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो दर आसानी से क्या होता है, बढ़ना शुरू हो जाता है। इट मीन्स द टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ रिएक्शन। हमेशा से अभिक्रिया का दर अपने ताप पर क्या करेगा, निर्भर करेगा। तीसरा आएगा प्रेशर ऑफ द रिएक्शन। ये डिपेंड करता है कि वो सिस्टम कैसा है। अगर वो गैसेस सिस्टम है तभी उसमें दाब बढ़ाने पर कोई परिवर्तन नजर आएगा। अगर सिस्टम गैसेस नहीं है, गैसेस का मतलब अभिकारक और उत्पाद या उत्प्रेरक, ये अगर गैस नहीं है तो उस पर दाब का कोई असर नहीं पड़ेगा। इसका मतलब जब सिस्टम गैसेस सिस्टम रहेगा तभी उसमें दाब का असर पड़ेगा। आयतन में कमी हो रही होगी तो आपको दाब क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। और आयतन में अगर वृद्धि हो रही है तो दाब को घटाना पड़ेगा। ये आपने ली चैटेलियर लॉ, ली शातेलिए का नियम जो आपने पढ़ा था उस पर निर्भर करता है, उसी के आधार पे है ये। ठीक है। अगला आता है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट का 2 प्रकार होता है। नेचर ऑफ रिएक्टेंट कैसे इंपॉर्टेंट होगा वो आप मैं बता देता हूँ। 2 प्रकार के रिएक्टेंट होते हैं। एक होता है वीकली इंटरेक्टेड बॉन्डेड विथ ईच अदर एंड स्ट्रॉन्ग बॉन्डेड विथ ईच अदर। 2 प्रकार के होते हैं, एक वीक बॉन्ड रखता है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रखता है। अगर किसी मॉलिक्यूल में उन दोनों अणुओं के बीच का बंध बहुत स्ट्रांग है तो अभिक्रिया का दर जल्दी जल्दी आगे नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि बंध बहुत स्ट्रांग है। जब तक वो बंध आपस में नहीं टूटेगा तब तक वो रिएक्टेंट से किसमें कन्वर्ट नहीं होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि अगर बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है तो रेट ऑफ रिएक्शन बहुत क्या रहेगा, कमजोर रहेगा, लो रहेगा। ठीक है। लेकिन अगर बॉन्ड बहुत कमजोर है उनके, इंटर रिलेटेड बॉन्ड, इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड, इंटर एटॉमिक बॉन्ड अगर कमजोर है, इसका मतलब यह है कि बहुत कम टेम्परेचर में, बहुत कम कंडीशन में आसानी से ब्रेक डाउन होगा और आसानी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इस वाले कंडीशन में उस रेट ऑफ रिएक्शन जो रहेगा वो अधिक रहेगा, हाई रहेगा, रिएक्शन तेजी से होगा, फास्ट रिएक्शन होगा। ये कहलाएगा नेचर ऑफ रिएक्टेंट। अगला आता है इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। इफेक्ट ऑफ रेडिएशन का मतलब है प्रकीर्णन तीव्रता, कह सकते हैं। रेडिएशन का मतलब मान सकते हैं कि जो प्रकाश प्रकाश होते हैं, लाइट आप कह सकते हैं, लाइट लाइट पे कह सकते हैं। जो रेडिएशंस होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उस पे भी अभिक्रिया का दर निर्भर करता है। जैसे आपको पता होगा कि फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में पानी की मात्रा बढ़ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा नहीं। लेकिन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में यदि लाइट अच्छी से नहीं पड़ी, इसका मतलब कि वो अभिक्रिया किस पर निर्भर करेगी, प्रकाश पर निर्भर करेगी, रेडिएशन पर निर्भर करेगी। तो बहुत सारी ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जो रेडिएशन पर डिपेंडेंट होते हैं, लेकिन सभी अभिक्रियाएं रेडिएशन पर डिपेंडेंट नहीं होती। लेकिन मैक्सिमम रिएक्शन जो होती है वो रेडिएशन पर डिपेंडेंट होते हैं। ताप या रेडिएशन
या तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता, फोटोन जाने पे उसकी अभिक्रिया की दर तेजी से क्या होती है, बढ़ती है। ये आता है लेकिन सभी अभिक्रियाओं पे लागू नहीं होता। उसके बाद अगला आता है प्रेजेंस ऑफ कैटालिसिस। ये आपको पता है कि कोई भी उत्प्रेरक जो है किसी अभिक्रिया को स्टार्ट नहीं कर सकता, लेकिन आपको ये पता होगा कि किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक जो है अभिक्रिया के दर को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। इसका मतलब ये अभिक्रिया के दर को बढ़ाने या घटाने का काम कौन करता है, हमेशा से ये कैटालिसिस करता है। इसका मतलब यदि किसी अभिक्रिया में कैटालिसिस प्रेजेंस है, इसका मतलब ये कि अभिक्रिया के दर को बढ़ा या घटाया जा सकता है कैटालिसिस की मदद से। भले अभिक्रिया को स्टार्ट नहीं कर सकते, लेकिन दर को बढ़ाया घटा सकते हैं। इसके बाद में हम और चर्चा करेंगे। अगला आता है सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत कम लोग इसको समझ पाते हैं। सरफेस एरिया का मतलब होता है कि उसके बाह्य पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है। जितना बड़ा क्षेत्रफल होगा बाह्य पृष्ठ का, उतना ही तेजी से उसकी अभिक्रिया होगी। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, जब भी मैं किसी बच्चे को समझाता हूं इसके बारे में। सपोज मान लीजिए हमारे पास गुड़ का एक बड़ा सा टुकड़ा है, बड़ा टुकड़ा 1 किलो का साइज का एक अकेला गुड़ है। उसे आप पानी में घोलते हैं और 1 किलो का दूसरा और गुड़ लेते हैं, लेकिन उसे डायरेक्ट पानी में नहीं घोलते, उसको तोड़ देते हैं। साइज वही, आयतन दोनों का। तोड़ने के बाद जब मैंने पानी में घोला तो जल्दी घुल जाएगा। कोई बता सकता है क्यों ऐसा हुआ? बिना तोड़े वो जल्दी घुल नहीं रहा है और तोड़ने के बाद जल्दी घुल गया। कोई बता सकता है क्यों ऐसा हुआ? नहीं, क्षेत्रफल कम नहीं, क्षेत्रफल बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? देखो, अभी केवल पानी के संपर्क में कौन से अणु हैं? केवल बाहर के अणु हैं, जो बाहर वाले अणु हैं। लेकिन जब मैं उसे तोड़ूंगा तो अंदर का अणु भी कहाँ जाएगा? बाहर आएगा ना। अभी केवल बाहर के अणु पानी के संपर्क में आ रहे हैं तो क्षेत्रफल कम हुआ, अंदर के अणु से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। लेकिन तोड़ते ही उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। किसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा? सरफेस एरिया। जो भी तोड़ेंगे तो तोड़ने के बाद जितने बार आप तोड़ते जाते हैं उतने बार उसका क्षेत्रफल क्या होते जाता है? बढ़ते जाता है। इसे समझने के लिए एक डायग्राम आपको दिखा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। सपोज मान लीजिए मेरे पास ये गुड़ का वो टुकड़ा है। अब इसका क्षेत्रफल कितना होगा? मान लो केवल बाहर के अणु हैं, ये केवल बाहर का, ठीक है, और इतना ही है। लेकिन आप क्या करेंगे जब इसे तोड़ेंगे? सपोज आपने इसे 4 भागों में तोड़ा, ठीक है। जब आप इसे तोड़ेंगे, सपोज यहां से आपने इसे तोड़ा, तो तोड़ेंगे तो बीच का अणु जहां से आपने तोड़ा, जो पानी के संपर्क में नहीं था, वो भी अब किसके कांटेक्ट में आ जाएंगे? वाटर के। तो इतना एरिया बढ़ गया आपका, इस तरफ से भी और इस तरफ से क्षेत्रफल बढ़ रहा है नहीं? तो जितने बार आप उसे तोड़ते जाएंगे उतने बार उसका एरिया बढ़ते जाएगा, उसका क्षेत्रफल बढ़ते जाएगा। तो ये कहने का मतलब ये है कि जब भी किसी पदार्थ में अमाउंट सेम है, मात्रा सेम है, बराबर है, लेकिन क्षेत्रफल अगर उसका ज्यादा है, तो जिसका ज्यादा क्षेत्रफल रहेगा उसकी अभिक्रिया का दर क्या रहेगा? अधिक रहेगा, स्पीड रहेगा। ये कहलाता है सरफेस एरिया, ये कहलाएगा। तो सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब किसी अभिक्रिया का सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो अभिक्रिया का दर क्या होगा? ज्यादा होगा। अगला आता है रेट लॉ इक्वेशन। इसमें एक वर्ड यूज होता है दर निर्धारक पद, ठीक है। सवाल पूछा जाता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। किसी को पता है क्या? आपने 12वीं में पढ़ा होगा, कोई बता सकते हैं मुझे क्या होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप? किसी को याद है? सर वो स्टेप को चेंज करे किसी भी रिएक्शन का रेट बढ़ सकता है, कम हो सकता है। कैसे पता चलेगा कि वही है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। कैसे पता चलेगा? एनीवन? ठीक है, मतलब उससे पता चल जाता है, लेकिन और इसका कुछ डेफिनेशन, कुछ पॉइंट छूट रहा है। कोई और है बोलने वाला? चलिए मैं बता रहा हूँ। बहुत सारी अभिक्रियाएं क्या होती है? अधिकतर अभिक्रियाएं, मैक्सिमम अभिक्रियाएं एक से अधिक पदों में संपन्न होती है। एक से अधिक पदों मतलब जैसे मान लो कोई कंपाउंड ए से डी में कन्वर्ट होना है उसे, मतलब ए उसका रिएक्टेंट है और डी उसका प्रोडक्ट है। तो वो डायरेक्ट ए से डी नहीं बनता, उसका प्रोसेस होता है कि जब वो ए से क्या बने, पहले बी बने, फिर बी से क्या बने,
सी बने, पता नहीं चल वाले, और उसके बाद सी से क्या बनेगा, डी बनेगा। इसका मतलब ए से डी बनने के लिए वो 3 स्टेप से होके गुजरा। पहले ए से बी बना, बी से सी बना, सी से डी बना। अब आपको ये देखना होता है, ये कहना होता है कि ये जरूरी नहीं है कि ए में पार्टिसिपेट करने वाले मॉलिक्यूल कितने हैं। हो सकता है 10 मॉलिक्यूल होगा, हो सकता है 15 मॉलिक्यूल हो, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बाकी मॉलिक्यूल ने बी बनने में मदद किया, लेकिन बी से सी बनने में मदद नहीं किया और सी से डी बनने में मदद नहीं किया, तो उस मॉलिक्यूल को काउंट नहीं करना होता है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप वो स्टेप जो सबसे स्लो मोशन में चलता है, सबसे धीमी गति में चलता है। धीमी गति के दौरान उसके वो समस्त अणु सबसे एक्टिव मॉलिक्यूल होते हैं, वही पार्टिसिपेट करते हैं। लूजली मॉलिक्यूल जो कंट्रीब्यूशन नहीं करते, उन्हें काउंट नहीं किया जाता। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का मतलब होता है किसी भी अभिक्रिया का वो स्टेप, वो पद जो सबसे धीमी गति से चलती है, सबसे स्लो मोशन में चलता है, उस स्टेप को बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब इसमें एक वर्ड यूज हुआ है, रेट ला इक्वेशन एंड रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। रेट ला इक्वेशन का मतलब होता है ऐसा इक्वेशन जिसमें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के मॉलिक्यूल के कंसंट्रेशन दर के समानुपाती होता है, उसे रेट ला इक्वेशन कहा जाता है। क्या बोला, आपको समझ में आया? रेट ला इक्वेशन ऐसा इक्वेशन जिस इक्वेशन में दर उन अभिकारकों के सांद्रता के समानुपाती होगा जो कि दर निर्धारक पद में भाग लेते हैं। तो दर निर्धारक पद में भाग लेने वाले, मूल रूप से भाग लेने वाले अणु की संख्या है ए और बी, लेकिन दर निर्धारक पद में कौन आ जाएगा, एम और एन आ जाएगा। एम और एन जरूरी नहीं है कि वो ए और बी हो सकता है कि वो ए और बी के बराबर हो, या हो सकता है वो ए और बी के बराबर ना हो। जरूरी नहीं है कि एम और एन बराबर रहेगा। एम और एन दोनों कौन है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में पार्टिसिपेट करने वाले मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन है, जो कि समानुपाती होगा दर के। इस समीकरण को ही दर नियम समीकरण कहा जाता है। इसे रेट ला इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। रेट ला इक्वेशन में जो अनुक्रमानुपाती था, अनुक्रमानुपाती को हटाने के पश्चात जो कांस्टेंट यूज होता है, उसे रेट कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है। वो कहलाता है आपका रेट कांस्टेंट। ये कहलाएगा 3 पॉइंट जो मैंने आपको समझाया, तीनों में एक एक नंबर का सवाल पूछा जाता है। पहला सवाल पूछेगा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से, दूसरा सवाल पूछ सकता है रेट ला इक्वेशन से, और तीसरा सवाल पूछा जा सकता है रेट कांस्टेंट से। 3 सवाल बन सकते हैं, तीनों एक एक नंबर के सवाल हैं। पहले रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बता चुका था, दूसरा बताया मैंने रेट ला इक्वेशन, और तीसरा रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट पे भी और डिस्कस करना बाकी है, ठीक है। तो मान लीजिए मेरे पास एक अभिक्रिया है, अभिक्रिया में ए आपका रिएक्टेंट है जो कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। शुरू में जब अभिक्रिया प्रारंभ होती है तो हम सांद्रता केवल अभिकारक का देते हैं। अभी अभिक्रिया प्रारंभ नहीं हुई है, इनिशियल कंडीशन में है, इसलिए उत्पाद की सांद्रता अभी कितनी है, 0 है। हमने देखा टी समय पश्चात उसकी सांद्रता हो जाती है, बची हुई सांद्रता होती है a माइनस एक्स। मतलब a में से x निकलकर क्या बना देता है, प्रोडक्ट बनाता है, तो बचे हुए कंसंट्रेशन कितना हुआ, a माइनस एक्स। तो अभी अभिक्रिया का दर किन पर निर्भर करेगा, बची हुई सांद्रता पर निर्भर करेगा। मतलब किस पर निर्भर करेगा, a माइनस एक्स पर निर्भर करेगा। समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो एक नया कांस्टेंट आएगा जिसे बोलते हैं k है आपका रेट कांस्टेंट। ये आपका दर स्थिरांक कहलाएगा। दर स्थिरांक के वैल्यू को आप देखते हैं कि जब इसका मान हम निकालते हैं k इक्वल टू डी एक्स, तो ये आप a अपॉन a माइनस एक्स को पक्षांतर कर देंगे। सपोज किसी कंडीशन में a माइनस एक्स का मान 1 है, यूनिट है, तो उस समय 1 होने पर वो किसके बराबर हो जाएगा, दर स्थिरांक किसके बराबर हो जाएगा, दर के बराबर हो जाएगा। ऐसे कंडीशन में इस दर स्थिरांक को स्पेशल रेट कांस्टेंट कहा जाता है। विच कंडीशन, दैट इज the concentration of reactant is unit, that time the rate constant is called special rate constant because this time the rate constant is equal to the rate। ठीक है, उस समय अभिक्रिया का दर किसके बराबर हो जाता है, दर स्थिरांक के बराबर हो जाए। इस समय इस दर स्थिरांक को विशिष्ट दर स्थिरांक कहा जाता है। 1 नंबर का एक और सवाल जो अभी यहाँ से पूछ सकता है, इसे कहते हैं विशिष्ट दर स्थिरांक, स्पेशल रेट कांस्टेंट कहा जाता है। ये याद रखना होगा। क्लियर है? आगे अगला सवाल है, अगला पॉइंट है
वो है मॉलिक्यूलरिटी। कोई सवाल पूछ रहे थे क्या? कोई सवाल है किसी का? चलिए आगे आता है मॉलिक्यूलरिटी, अणु संख्यता। हालांकि ये सवाल बहुत ज्यादा नहीं पूछा था, लेकिन 1 नंबर के लायक का सवाल ये भी है। मॉलिक्यूलरिटी, इसी पर एक सवाल आता है 1 नंबर का, स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, छद्म एकाणुक अभिक्रिया। ये पूछा जाता है हमेशा, 1 नंबर का सवाल पूछते हैं, छद्म एकाणुक अभिक्रिया या छद्म एक कोटिक अभिक्रिया। तो मॉलिक्यूलरिटी का मतलब क्या है बता देते हैं कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में पार्टिसिपेट करने वाले अणुओं की संख्या को मॉलिक्यूलरिटी कहा जाता है। दर निर्धारक पद में जितने अणु भाग लेते हैं, मैंने कहा दर निर्धारक में जितने अणु भाग लेते हैं, मैंने कंसंट्रेशन नहीं बोला है, याद रखिएगा, ये बाद में उपयोग होगा। दर निर्धारक पद में जितने अणु भाग लेते हैं, जितने भी अणु भाग लेंगे न्यूनतम से न्यूनतम, ठीक है, वो सभी के सभी क्या कहलाते हैं? मॉलिक्यूलरिटी कहलाते हैं, अणु संख्यता में गिने जाते हैं। अगर एक अणु भाग ले रहा है तो उस हो जाएगा यूनिमॉलिक्यूलर, उसे एक आणुक अभिक्रिया कहा जाता है। अगर 2 अणु भाग ले रहा है तो उसे कहा जाता है बायमॉलिक्यूलर, मतलब द्विआणुक अभिक्रिया। अगर 3 अणु भाग लेगा तो ट्राइमॉलिक्यूलर कहा जाएगा, त्रिअणुक अभिक्रिया कहलाएगा। और अगर 4 अणु भाग ले रहा है, जैसे 3 और 1 4, तो टेट्रा मॉलिक्यूलर रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। एकाणुक अभिक्रिया, द्विआणुक और बहुआणुक। इसमें एक शब्द पूछा जाता है स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। स्यूडो का मतलब होता है छद्म, मतलब होता है भ्रम। स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन का मतलब यह होता है कि देखने पे आपको लगे कि वो एकाणुक अभिक्रिया नहीं है, लेकिन एक्चुअल में वो क्या होता है? एकाणुक अभिक्रिया होता है। जिसमें आप देख सकते हैं शुगर केन, जो सुक्रोज होता है, उसका वाटर डिसोसिएशन होता है, जल अपघटन जब आप करते हैं तो वो ग्लूकोज और क्या बनता है? फ्रक्टोज बनता है। तो H2O मॉलिक्यूल जो है वो दर निर्धारक पद का हिस्सा नहीं होता है, इसलिए इसमें वाटर मॉलिक्यूल को काउंट नहीं किया जाता। किसको काउंट नहीं करना होता है? वाटर मॉलिक्यूल, क्योंकि इसके मात्रा बढ़ने से घटने से इसके अभिक्रिया की दर में परिवर्तन नहीं आने वाला है, इसलिए इसको स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। इसमें केवल इंपॉर्टेंट कौन है? C12H22O11 बस इंपॉर्टेंट रहता है। इसका कंसेंट्रेशन बदलेगा तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में चेंजेस आएंगे। H2 मॉलिक्यूल उसके रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का हिस्सा नहीं होता, इसलिए ये स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन में नहीं काउंट होगा। दिखने में 2 जैसा लगता है, लेकिन है क्या? एक। ठीक है, मतलब ये एकाणुक अभिक्रिया, इसको छद्म एकाणुक अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसमें कोई सवाल किसी का? ये भी 1 नंबर के सवाल बनते हैं। मॉलिक्यूलरिटी से 1 नंबर का सवाल बनेगा और स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन से एक सवाल बनेगा। आपको दोनों को डिफाइन करके दोनों को एग्जाम्पल के बेसिस पे एक्सप्लेन करना होता है। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। इसमें से कोई सवाल किसी का? नो सर। नेक्स्ट है, अगला है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से सवाल मैक्सिमम पूछे जाते हैं, इधर से सवाल बहुत आएंगे। क्या होता है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन? आपको पता है कि किसी भी अभिक्रिया की कोटि उन समस्त घातों का योग है जो कि किसी अभिक्रिया के दर नियम समीकरण में अभिकारकों के सांद्रता में लगा होता है। अभिकारक जैसे दर नियम समीकरण हो जाता है रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a to the power m and b to the power n, which where the a and b is the reactant, m and n is the order of continuously reactant a and b, जहां पर m और n को कहां से लाया गया है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से लाया गया है। मैंने पहले कहा रेट लाइक इक्वेशन, दर नियम समीकरण, ये वर्ड यूज हुआ है, देख लीजिए। तो दर नियम समीकरण के अभिकारकों के सांद्रता, मैंने अणुओं की संख्या नहीं बोली, याद रखिएगा, सांद्रता के घात में होता है। इसका मतलब ये कि दर नियम समीकरण जब निकाला गया इसका, तो देखा उसमें पावर m और n आया। पावर m और m में कंटिन्यूसली पावर m जो है वो ऑर्डर ऑफ a है, a की कोटि है, और स्मॉल n जो है b की कोटि है। पूरे अभिक्रिया की कोटि m प्लस n है। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगा? m प्लस n हो जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि m प्लस n बिल्कुल डिफरेंट होगा, ये हो सकता है कि m प्लस n a और b, स्मॉल a और स्मॉल b के बराबर है या नहीं है। ये दोनों बराबर हो भी सकते हैं, में इक्वल में नॉट इक्वल, दोनों बराबर हो भी सकते हैं, बराबर नहीं भी हो सकते हैं। इसे कहते हैं अभिक्रिया की कोटि। ये अभिक्रिया की कोटि जाती है
ए और बी मैंने लिया हुआ है, जरूरी नहीं है कि ये 2 मॉलिक्यूल लें, एक मॉलिक्यूल में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, 2 मॉलिक्यूल भी लेकर एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये कहलाएगा अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि टोटल मिलाकर हम 3 प्रकार के 4 प्रकार के हैं। एक पहला कहलाता है जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। दूसरा होता है फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तीसरा होगा सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जो कि हम स्टडी करेंगे, और फोर्थ होता है थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हालांकि आपके सिलेबस में जीरो फर्स्ट और सेकंड तक है, थर्ड को एक्सप्लेन करना मस्ट नहीं है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टाइप्स ऑफ रिएक्शन बेसिस ऑफ ऑर्डर। अभिक्रिया की कोटि के आधार पे अभिक्रिया के प्रकार। तो टोटल हम 3 प्रकार के अभिक्रिया की कोटि का अध्ययन करेंगे। इस दौरान हम उनके लिए कुछ डेरिवेशंस, उसके लिए दर व्यंजक भी निकालेंगे। सवाल यहीं से और बनेगा। यहाँ पे 1 नंबर का भी सवाल पूछा जा सकता है और बड़े सवाल भी पूछे जाते हैं। जैसे 1 नंबर के किसी को भी डिफाइन करने के लिए पूछ दें, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिफाइन कीजिए, ये सवाल आया था 1 नंबर का भी, असाइनमेंट में मैंने पूछा था, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिससे अभिक्रिया की दर अभिकारक अणुओं की सांद्रता के प्रभाव से मुक्त होगी, अर्थात किसी भी अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। ऐसी अभिक्रिया जिस अभिक्रिया में अभिक्रिया की कोटि दर जो है, अभिक्रिया का दर किसी भी अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगा। देयर इज नो डिपेंडेंसी ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट, दैट इज कॉल्ड द जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऐसा कब हो सकता है? तो ऐसे वो अभिक्रिया होंगे जहां पर वो अभिक्रिया कैटालिसिस पर डिपेंड करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, फोटोसिंथेसिस इसका एक उदाहरण है। और एक और इक्वेशन है, आप जानते हैं, क्लोरीन और हाइड्रोजन मिलकर जब HCl बनाते हैं तो क्लोरीन और हाइड्रोजन के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करते हैं, बल्कि ये उसके फोटोन, इसका मतलब लाइट पर डिपेंड करता है। जितनी ज्यादा लाइट रहेगी, तीव्रता रहेगी, इंटेंसिटी रहेगी लाइट की, उसके अभिक्रिया की दर होगी। क्योंकि वो रिएक्टेंट का हिस्सा नहीं है, इसलिए अभिक्रिया का दर अभिकारकों से मुक्त होगा। ऐसी प्रकार की जितनी भी अभिक्रियाएं होंगी वो सभी के सभी जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में काउंट होते हैं। अब हमें जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए व्यंजक निकालने हैं, डेरिवेशन निकालना है। कैसे निकालेंगे, चलिए शुरू करते हैं। सपोज मान लीजिए मेरे पास एक मॉलिक्यूल है ए, और रिएक्टेंट है ये, और ये बनाते हैं प्रोडक्ट। ये वैसे ही रहेगा, इनिशियल कंडीशन में इसका कंसंट्रेशन ए है, अभी कुछ बना नहीं है, इसलिए प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन 0 होगा। टी से पश्चात हमने देखा इसमें से एक्स मॉलिक्यूल निकल के प्रोडक्ट बनाता है, तो क्या बचा है, केवल a माइनस एक्स बचता है। तो अब हो जाएगा रेट लाइक इक्वेशन dx अपॉन dt is directly proportional to a minus x power 0. Why 0? Because the zero order of reaction. तो यहाँ पर अगर वो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगा तो पावर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जिसका पावर 0 होता है उसकी वैल्यू कितनी है, 1 होती है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt इज इक्वल टू हो जाएगा k0 इज रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या है, दर स्थिरांक है। अब इसके लिए हमें दर समीकरण निकालने हैं। दर समीकरण कैसे निकलेगा, व्यंजक कैसे निकलेगा, समीकरण अलग होगा, व्यंजक अलग होगा। तो हम इसके लिए निकालेंगे दर व्यंजक समीकरण, dx अपॉन dt इज इक्वल टू है k0, ठीक है। यहां से मैंने dt को पक्षांतर कर दिया, तो ये dx इज इक्वल टू k0 dt। दोनों पक्षों में मैं क्या लूंगा, समाकलन करूंगा। तो आप समाकलन करने का नियम जानते हैं, इधर भी समाकलन करिए, इधर भी समाकलन करिए। यहाँ पे एक समाकलन नियतांक आ जाएगा C0, ये आपको पता है। समाकलन करेंगे इधर x के सापेक्ष, पे t के सापेक्ष। यहाँ पे t के सापेक्ष करोगे तो k0 बाहर आ जाएगा, इसलिए बाहर आया क्योंकि k0 एक कांस्टेंट है। dx से सापेक्ष करोगे तो आएगा x, इसका मतलब x इज इक्वल टू k0 t, ठीक है। और प्लस आ जाएगा C0। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो लिखोगे तब चलेगा। C0 का मतलब है समाकलन नियतांक, ठीक है। इसे नहीं भी लिखोगे चल जाएगा, इसकी वैल्यू ऐसे लिखते जरूरी नहीं है। तो अगर यहां से मुझे निकालना है तो समीकरण आ जाएगा k0 बराबर हो जाएगा x अपॉन t, ठीक है। k0 x अपॉन t आपके लिए शून्य कोटि का व्यंजक है। सवाल पूछा जाता है ऐसे ही, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए व्यंजक
लिखिए या व्यंजक बनाइए। जब आपको पूछेगा शून्य कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसके लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए, तो आपको शुरू वाला ये पूरा का पूरा और उसके बाद तुरंत ये वाला डिराइव करना पड़ेगा। ये आपको समझ में आया? आ गया? आगे बढ़े। तो ये शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। वैसे ही किसके लिए बनाना पड़ेगा? फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए। इसमें सेम डेफिनेशन थोड़ा सा बदलेगा। वह अभिक्रिया जिस अभिक्रिया की दर किसी एक अणु पर निर्भर करता हो प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाता है। केवल एक अणु पर निर्भर करेगा, एक मॉलिक्यूल पर निर्भर करेगा किसी अभिक्रिया का दर, चाहे उसमें कितने भी अणु क्यों ना भाग लेता हो, पर केवल एक अणु अभी रहेगा, तब भी अभिक्रिया की दर बदल सकता है, उससे ज्यादा पर डिपेंड नहीं करेगा। ये कहलाएगा ऑर्डर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सेम वही करेंगे इसके लिए निकालेंगे, तो डेरिवेशन निकालिए इसके लिए और एग्जांपल आगे चल के देखेंगे। सेम ये शुरू का तो सेम रहेगा, सब देखिए ये वाला सेम रहेगा, इनिशियल रहेगा आफ्टर टी टाइम। यहाँ पे पावर 0 था, यहाँ पे पावर 1 हो जाएगा। क्यों 1 होगा? क्योंकि यहाँ पे एक अणु पर निर्भर करेगा, इस पावर 1 आएगा। तो जैसे ही आप समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, यहाँ पे आएगा K1। K1 क्या है? फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए क्या है? रेट कांस्टेंट है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का दर स्थिरांक है। तो अगर आप a माइनस एक्स को पक्षांतर करेंगे तो वो जाएगा इसके निचले हिस्से में, तो dx अपन हो जाएगा a माइनस एक्स, और नीचे जो dt दिख रहा है उसे मैंने इधर पक्षांतर कर दिया, तो ये ऊपर चला गया, ये यहाँ पे K1 इंटू dt। तो ये आपको दिखाई में समीकरण एक जैसे दिखेगा। समीकरण एक के दोनों पक्षों में मैंने क्या लिया? समाकलन लिया। तो 1/x मतलब 1/t, 1/t का समाकलन होता है, इसलिए ये log के साथ आएगा। क्योंकि x के सामने माइनस है, इसलिए सामने में क्या आएगा? यहाँ पे माइनस log x, log a माइनस x आएगा। ये तो आप क्या होने वाला है? K1 इंटू dt है, तो dt का समाकलन होगा t, और K1 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो K1t प्लस हो जाएगा C1, जहां पर C1 क्या कहलाएगा? प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलन नियतांक। इससे पहले C0 था, इस बार C1 होगा। इसके तुरंत बाद आप क्या करेंगे? मान लीजिए कि आपने ऊपर वाले इस वाले समीकरण में, समीकरण 2 में मान लो अभी उत्पाद नहीं बना हुआ है, मतलब x का मान 0 है, तो आपको पता है समय भी नहीं बदलेगा। तो समय जब नहीं बदला है तो t का मान 0 है, तो x का मान भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो एक t का मान 0 और x का मान 0, दोनों मान को समीकरण 2 में रखते हैं। जहां पे x था वहां भी 0 रख दीजिए, जहां t था वहां भी 0 रख दीजिए, तो ये वाला वैल्यू पूरा 0 हो जाएगा। पर ये 0 नहीं होगा, क्योंकि इसमें a माइनस 0 है, तो बच जाएगा log a। तो C1 बराबर हो जाएगा log a। C1 का यही मान वापस इसी वाले समीकरण में फिर रखेंगे, समीकरण 2 में जहां पे C1 दिख रहा है वहां पे रख देंगे log a। तो ये माइनस log a माइनस x, K1t माइनस log a। माइनस log a को पूरा यहां से उठा के किधर ले जाइए? दूसरे पक्ष में ले जाइए। एक मिनट ना, तो यहाँ से आप किसको log a को उठा के यहाँ ले आइए, यहाँ पे ले आइए, तो ये हो जाएगा, देखिए log a प्लस हो जाएगा, माइनस आएगा, तो प्लस log a माइनस log a माइनस x K1 इंटू टी। उसके बाद आप log का एक सूत्र जानते हैं, log m माइनस n बराबर होता है log m बटे n। तो a और ये इसमें से m होगा, इसमें से n होगा, तो ये log m अपॉन n हो जाएगा, मतलब log a बटे माइनस x, और यहाँ क्या हो जाएगा? K1 इंटू टी। आपको पता है यहाँ से आप K1 को रहने दीजिए, t को पक्षांतर कर दीजिए, t उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? 1/t हो जाएगा, मतलब 1/t इंटू log a अपॉन a माइनस x हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे सामान्य log है, मुझे 10 आधार वाला क्या करना है? log लाना है। तो 10 आधार वाला log लाने के लिए सामने किसका गुणा करना पड़ता है? 2.303 का गुणा करना पड़ता है। 2.303 का गुणा करोगे तो एक नया समीकरण आएगा, ये K1 इज इक्वल टू 2.303 अपन t इंटू लॉग a अपॉन a माइनस x। ये प्रूफ करने लिए आता है, ये 12th स्टैंडर्ड में भी आता था और यहाँ भी आएगा। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के बहुत सारे गणितीय सवाल इस गणित से, इस फॉर्मूला से बनते हैं। यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए, आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट है किसी को? चलिए ठीक है। तो नेक्स्ट है आपके लिए कुछ एग्जांपल है फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए। जैसे यहाँ पे दिया गया है पैराक्लोरोएसिटिलाइट का एन क्लोरोएसिटिलाइट में कन्वर्शन दिखाया गया है कि एन क्लोरोएसिटिलाइट जो है वो पैराक्लोरोएसिटिलाइट में कैसे कन्वर्ट होता है। ये दिखने में लगता है कि ये कोटि 2 होगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये ऑर्डर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। सेम वैसे ये बताया था आपको, ये वाला इससे थोड़ी देर पहले बताया था, आपको याद होगा।
सुक्रोज का ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट होना, ये भी फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। दिखने में दो जैसा लगता है लेकिन एक्चुअल में है ये एक फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सेम कहानी, एक ही अणु भाग लेता है। डिसोसिएशन ऑफ H2O2, H2O2 अणु होना जरूरी नहीं है, आपको बता दूं, अगर ये एक अणु भी रहेगा तभी वाटर मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन क्या करता है, देता है। सेम वैसे ही N2O5 भी है। और रेडियो एक्टिव डीके, आप ये जानते हैं रेडियो एक्टिव डीके मतलब रेडियो एक्टिव विघटन भी फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का उदाहरण है। इनमें से कोई एक आध दो एग्जांपल याद रहने चाहिए, क्योंकि जब भी पूछेगा आपको प्रथम कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए, तो आपको इनमें से कोई एक आध एग्जांपल देने पड़ेंगे, याद रखिएगा। अगला आता है, नेक्स्ट है सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दो प्रकार के होते हैं। वह अभिक्रिया जिस अभिक्रिया में अभिक्रिया का दर दो अणुओं पर, चाहे वो दोनों अणु समान हो या दोनों अणु अलग अलग हो, पर निर्भर करे, तो वो कहलाएगा द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। इसलिए दो प्रकार की होती है कि वो दो अणु जिस पर अभिक्रिया की दर निर्भर करेगी, वो दोनों अणु समान हो भी सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। तो अगर समान होंगे तो उसके लिए अलग दर समीकरण बनेगा, और अलग अलग होगा तो दर समीकरण अलग बनेगा। अभी हम उस पर चर्चा करते हैं, अगर दोनों अणु समान हुए तो क्या होगा। अगर दोनों अणु समान हुए तो दोनों के दोनों A होंगे, तो दोनों की सांद्रता एक समान घटेगी, एक समान बढ़ेगी। तो दोनों में कमी क्या होगी, A माइनस एक्स। इसका मतलब A माइनस एक्स का पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब समानुपाती चिन्ह हटाओगे तो यहाँ पे एक नया समाकलन नितांक आएगा, समानुपाती नितांक आएगा। समानुपाती नितांक K2 का मतलब है ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का दर स्थिरांक है। कहानी फिर सेम है, A माइनस एक्स अपॉन 2 का स्क्वायर को पक्षांतर करेंगे नीचे जाएगा, dt को पक्षांतर करेंगे ये ऊपर जाएगा, ये बन जाएगा dt, यहाँ से बन जाएगा 1 अपॉन A माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू dt, और ये हो जाएगा K2 dt। सेम कहानी है, लेकिन ये 1/t नहीं होगा इस बार, इसका मतलब इसमें log नहीं आएगा, क्योंकि 1/t का स्क्वायर हो जाएगा। t का स्क्वायर मतलब ऊपर ले जाना पड़ेगा, तो सॉल्व करने पर आएगा इतना, ये कितना आएगा 1 अपॉन A माइनस एक्स इक्वल टू K2t प्लस C2। वहां पर C2 क्या कहलाएगा, समाकलन नितांक है। कहानी फिर सेम है, t इक्वल टू 0 रखिए, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है ना, याद रखिएगा। t इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 रखेंगे तो C2 का मान आ जाएगा आपका, यहाँ पे 0 रखिए, देखिए यहाँ पे 0 हो गया और यहाँ पे 0 हो गया, तो C2 का मान आ जाएगा 1 अपॉन A। C2 का ये मान यहाँ पे पुट कीजिएगा, यहाँ पे पुट करने पर ये देखिए, पुट करने पर ये वैल्यू आएगा ये। इसको फिर इधर पक्षांतर कीजिए, A वाला एक तरफ लाइए, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन A माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन A। इसको तिर्यक गुणा करिए, A इधर आ जाएगा, A माइनस एक्स इधर आ जाएगा, A और ऊपर में केवल बचेगा x अपॉन a इंटू, यहाँ पे t को पक्षांतर करेंगे तो बन जाएगा K2 इज इक्वल टू 1 अपॉन t इंटू एक्स अपॉन a माइनस एक्स। ये तब की कंडीशन है जब दोनों अणु क्या होंगे, समान होंगे। यदि दोनों अणु अलग अलग हुए तो दर समीकरण अलग हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक में परिवर्तन होगा a माइनस एक्स तो दूसरे में परिवर्तन होगा b माइनस एक्स। तो आपको समीकरण इस प्रकार से नजर आएगा, t बराबर हो जाएगा 1 अपॉन इसमें कंडीशन में थोड़ा बदलेगा, इसमें आपको आ जाएगा, इसमें k बराबर हो जाएगा 1 अपॉन टी इंटू ए माइनस बी इंटू लॉग बी अपॉन ए माइनस ए अपॉन ए इंटू बी माइनस एक्स हो जाएगा। ये आ जाएगा आपका तब जब दोनों के दोनों अलग अलग हों, एक ही अणु रहेंगे तो उसके लिए जैसे इस अणु के लिए पहला समीकरण लागू होगा और इस वाले अभिक्रिया के लिए अभी वाला समीकरण लागू होगा। इसमें दोनों अणु भाग लेते हैं, एस्टर का जल अपघटन जो आपको पता है, क्षार के बगैर जल अपघटन होगा ही नहीं। एल्डिहाइड के दो अणु मिलकर जब डिसोसिएट होते हैं, टूटते हैं, इसको बोल सकते हैं कि इग्नाइट होते हैं, दहन होता है, तो मेथेन बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। उच्च ताप की उपस्थिति में होता है, ओजोन का डिप्लेक्शन होता है, दो भागों में जब टूटता है O2 बनता है, अभी क्या कहलाएगा आपका सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। जब तक दो अणु नहीं रहेंगे तब तक ये नहीं बनने वाला। उसी प्रकार N2O का नाइट्रस ऑक्साइड का डिसोसिएशन भी इसी की अभिक्रिया का उदाहरण है। ये एग्जाम्पल भी आपको देखने को मिलेंगे, ये सभी कहलाएंगे सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसके उदाहरण जो मैंने आपको बताया, ये 4 उदाहरण आप याद रखिएगा, इनमें से कोई 2 उदाहरण आपको याद रखना पड़ेगा, ये कहलाएंगे सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगला है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि को निर्धारण करने की विधियां। ये 4 विधियां हैं, इनमें से 2 विधियां आपने पहले पढ़ी हुई हैं 12वीं में। इनमें से एक तो आप जानते होंगे, ये वाला, इसको बोलते हैं प्रारंभिक दर विधि। यही लगभग वान टॉप डिफ्यूजन मेथड कहलाता है। कई बार इसे ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड भी कहते हैं, क्योंकि
इनिशियल रेट मेथड का कंसेप्ट को दोनों जगह यूज किया गया है। इसके बाद ये भी आपने सुना होगा, 12वीं में पढ़े आप, इंटीग्रेशन मेथड, या इसी को आप लोग ग्राफी विधि कहते थे, इसी को आप लोग समाकलन विधि भी कहते थे। और ये तो अच्छे से जानते हैं कौन सी मेथड, अर्ध आयुकाल विधि कहते हैं। ये सभी विधियां अलग अलग भले हैं, लेकिन इनमें बहुत सारी समानताएं हैं। लेकिन जब भी आपको पूछेंगे अलग अलग पूछेंगे और आपको आंसर भी अलग अलग देना पड़ेगा। सभी के पास पुस्तक अवेलेबल होगा, सभी के पास ये चीजें बहुत कॉमन तरीके से होगी, आप आसानी से इन सभी को स्टडी कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें दिया गया है कौन सा वाला, वन हाफ डिफरेंशिएशन मेथड। वन हाफ का अवकलन विधि कहते हैं। वन हाफ की अवकलन विधि ठीक उसी प्रकार है जैसे प्रारंभिक दर विधि की विधि रहती है। प्रारंभिक दर विधि में जैसा उपयोग होता है वैसे यहाँ पे उपयोग किया कि आज क्या हम इतने पे चर्चा करेंगे, आगे की चर्चा मैं आप लोग के ऊपर छोड़ूंगा, अगर आप बोलोगे तब उस पर डिस्कस करेंगे, नहीं तो उस पर डिस्कस नहीं करेंगे। तो वन हाफ डिफ्रेक्शन मेथड, डिफरेंशिएशन मेथड क्या है, वन हाफ का अवकलन विधि क्या है, सांद्रण में परिवर्तन को समय के विरुद्ध आलेखित करना है। यही सांद्रण के लिए मापना होता है dc अपॉन dt को, जहां पे c मतलब सांद्रता है। तो तीन प्रकार की सांद्रता है, C, C1, C2, जहां पे आप ये मान के चलते हैं कि C मतलब सामान्य सांद्रता है, C1 प्रारंभिक सांद्रता, C2 दूसरे स्तर की सांद्रता। जिस समय C1 होगा सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता, तो दर किस पर निर्भर करेगा, C1 की सांद्रता पर निर्भर करेगा, तो पहला समीकरण ज्ञात होगा। इस बार C2 की सांद्रता पर निर्भर करेगा तो C2 पे आ जाएगा ये। उसके बाद आप मान ली दोनों पर क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को भाग दीजिए, आपको पता है K और क्या क्या हो जाएगा, K कैंसिल हो जाएगा, C1 और C2 आएगा और पावर क्या आ जाएगा, N। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर कोई है तो वो है पावर ऑफ N, याद रखना है, ठीक है। तो आप दोनों पक्षों में आपने क्या ले लिया, लॉग ले लिया, इधर इधर भी लॉग लिया, आप इधर भी लॉग लिया। इधर लॉग लेंगे तो आपको पता है ये m है और ये n है, तो log m माइनस log n हो जाएगा। इधर भी log वाले कहानी में n पावर में है, तो n पावर में रहता है तो कहाँ जाता है, सामने आ जाता है, तो n log क्या हो जाएगा, C1 अपॉन C2। आपको केवल n निकालना है तो हो जाएगा log C1 अपॉन C2, तो हो जाएगा log C1 माइनस C2। इतना भाग को आपको पक्षांतर करना है, ये आप पक्षांतर कर दीजिए इधर। तो जो आपका समीकरण आया, अंतिम समीकरण ये वाला समीकरण, ये वाला, इनमें से n का मान निकालने के लिए इस वैल्यू को रखिएगा, मान रखने पर जो मान आएगा वो क्या कहलाएगा, आपकी अभिक्रिया की कोटि कहलाएगी। इसके बाद चार जो और विधियां हैं इसे आप पढ़ेंगे, जो जो मैंने आपको बताया। साथ में आप अगली बार जब पढ़ेंगे, कल की क्लास मान लो हमारी होती है या इसके पहले क्लास होती है, तो आप पढ़ के आएंगे आर्हीनियस का समीकरण, ये याद रखिए, ठीक है। इसे में आर्हीनियस के समीकरण में आप लोग पढ़ते हैं सक्रियण ऊर्जा, देहली ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी और वाला पॉइंट आप पढ़ते हैं। इसी में आपको पढ़ना है टक्करों का सिद्धांत, जिसको आप लोग बोलते हैं कॉलिजियन थ्योरी, ठीक है। कॉलिजियन थ्योरी पढ़ना है, ये आप नोट रखेंगे, है कॉलिजियन थ्योरी पढ़नी है, पढ़ना है एक्टिवेशन एनर्जी, इसी के अंदर पढ़ेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी मतलब याद आ रहा होगा सबको, पढ़ चुके हैं, सक्रियण ऊर्जा, और थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं देहली ऊर्जा। इसी दौरान आपको ये चीजें पढ़नी पड़ेगी, ये सभी चीजें इसके अंतर्गत आएगी, आने वाले क्लासेस में ये सब है, ठीक है। इसके बाद है कैटालिसिस, इसको बोलते हैं हिंदी में उत्प्रेरक, उत्प्रेरण होता है, और इसके प्रकार पढ़ेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। तो तीन चार चीजें जो है अगली क्लासेस में चर्चा